ऑपरेशन सिंदूर को आज 1 महीना पूरा हो गया। इस मौके पर बीएसएफ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शूरवीरों के साहस और पराक्रम की जानकारी दी गई है। किस तरह से यहां ब्रीफ किया गया है, उसके जो मुख्य बिंदु रहे वो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता देते हैं। यहां कहा गया कि बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान के हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग का जवाब दिया गया। साथ ही बीएसएफ ने जवान घायल होने के बाद भी, जो बीएसएफ के जवान थे वो घायल हुए, उसके बावजूद भी पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग का जवाब वो देते रहे। और वहीं इस दौरान वायुसेना ने 100 किलोमीटर अंदर घुसकर पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया। तो ये थे भारतीय सेना के वीर जवान, जिनका शौर्य और पराक्रम, और यही वजह थी कि ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा। और किस तरह से कामयाब रहा उसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को वो सबक सिखाया था जिसकी उसकी आने वाली पीढ़ियां जिसे याद रखें। भारतीय सेना ने, वायुसेना ने जिस तरह से इनके आतंकवादियों के अड्डों को भावलपुर में तबाह करा, पूरे पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर तक जाकर के जब इनके सीने पर प्रहार करा और भारतीय स्त्रियों की अस्मिता का बदला लिया, तो पाकिस्तान ने 9 तारीख को उसके प्रतिशोध में, बदले में सीमा चौकियों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। और हमारे जो भी सीमा चौकी पर अधिकारी, जवान, एसओ साहिबान तैनात थे, उन्होंने पूरी क्षमता के साथ, पूरी बहादुरी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ और सीमा सुरक्षा बल के गौरव को ऊपर रखने के लिए उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। मुझे याद आता है, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, और कतरा कतरा कट पड़े कभी न छाड़े खेत। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को चिनाब पर बने रेलवे पुल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कटरा से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर श्रीनगर रवाना किया, जिसके बाद आज वंदे भारत ट्रेन में आम लोगों ने पहली बार सफर किया। जम्मू के कटरा से यात्रियों को लेकर पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रवाना हुई। ट्रेन में सफर कर रहे लोगों में जबरदस्त उत्साह इस मौके पर देखने को मिला। ये आप उसी ट्रेन के सफर की झलक देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जो आज रवाना हुई जम्मू से। पहली बार यात्रियों को लेकर कटरा के लिए ये वंदे भारत एक्सप्रेस रवाना हुई, और जो इस ट्रेन में सफर कर रहे थे लोग, वो खासे उत्साहित नजर आए। वंदे भारत के सफर में हम पहुंचे हैं देश के अनूठे केबल स्टेड ब्रिज पर, और ये अंजी ब्रिज है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अपने आप में अनूठा ये अंजी ब्रिज है, और ये अंजी ब्रिज को खड़ा करने के लिए करीब 96 रोप्स का इस्तेमाल किया गया था। सर, आप आज सफर कर रहे हैं अंजी ब्रिज के ऊपर से, कितना मुश्किल आपको लगता है ये ब्रिज? देखिए, सबसे पहले तो आपका स्वागत है कि आप लोग भी आज वंदे भारत में हमारे साथ सफर कर रहे हैं। ये अंजी ब्रिज अपने आप में एक इकलौता ऐसा ब्रिज है जो केबल के ऊपर खड़ा हुआ है, और इसको बनाने में 25 वर्ष लगे और काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और कई बार इसको बनाने में, उद्घाटन करने के लिए कई बार निरीक्षण किए गए, मगर कुछ न कुछ रुकावटें आती रही। मगर भारत के इंजीनियरों ने यह साबित कर दिया कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है, और अंजी ब्रिज को पहला केबल पर खड़ा कर इतिहास रच दिया गया है। ये चीज पहले कभी भी नहीं थी कि हम केबल कार्ड ब्रिज बनाएंगे। आप ये समझे कि नीचे से जब पिलर खड़े होने लगभग नामुमकिन हो गया, और नीचे से आप जहां भी पूरे देश में विश्व जाएंगे तो सारे ब्रिज जो हैं वो पिलर स्ट्रक्चर पर होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कमोवेश हालात ऐसे थे कि पिलर स्ट्रक्चर बन ही नहीं पा रहा था, और उसकी वजह से इसे केबल्स के ऊपर जो है वो डाला गया। और ऐसे में ये अपने आप में एक अनूठा रेलवे का ब्रिज है, क्योंकि अब अगर आप ट्रैवल कर, आपको याद होगा एक हमारा हाड़वा जो ब्रिज है कोलकाता में, और इस तरह के बड़े कम ब्रिजेस आपको देखने को मिलेंगे। इस रूट में ये अनोखा ब्रिज है, और चमत्कार है, चमत्कार से बढ़कर है, न केवल बिल्कुल 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 चमत्कार है। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत की, जहां एक बार फिर ठाकरे बंधु यानी कि उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने के संकेत मिल रहे हैं। शिवसेना उद्धव के मुखपत्र सामना में उद्धव और राज ठाकरे की कई साल पुरानी तस्वीर छपी है।
सामना में लिखा गया है, महाराष्ट्र के जो मन में है वो होगा। चर्चा शुरू, उत्सुकता बढ़ी। ये तस्वीर ऐसे वक्त में छपी है जब उद्धव ठाकरे ने साथ आने को लेकर सकारात्मक संदेश दिया है। तो वहीं मुंबई के कई इलाकों में दोनों भाई के पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। गिरगांव में बैनर लगाकर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे से एक साथ आने का आग्रह किया गया है। इस पोस्टर में बाला साहब ठाकरे को भी दिखाया गया है। साथ ही कहा गया है कि 8 करोड़ मराठी बेसब्री से दोनों के एक साथ आने का इंतजार कर रहे हैं। वो पोस्टर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले बड़ी सियासी उथल-पुथल होने के संकेत मिल रहे हैं। राजनीति में अलग अलग ट्रैक पकड़ चुके उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की गाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर आने की अटकलें तेज हो गई और उसकी वजह है उद्धव ठाकरे का एक बड़ा बयान। माझ्याकडे शिवसैनिकांच्या मनात कुठेही संभ्रम नाही आणि जे काही त्यांचे सुद्धा सैनिक एकमेकांच्या आमच्या संपर्कात आहेत त्यांच्याही मनात संभ्रम नाही। तर माझं म्हणणं की संदेश वगैरे देण्यापेक्षा आम्ही जी काय बातमी द्यायची ती। उद्धव ठाकरे के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि क्या वो और राज ठाकरे एक बार फिर से साथ आने वाले हैं। गठबंधन फाइनल हो गया है और अब बस ऐलान बाकी है। इसके संकेत उद्धव के सहयोगियों के सुर दे रहे हैं। देखो, राजनीति बाजू को रखता है या पॉलिटिक्स बाजू को रखता है, अगर फैमिली की बात करें या भारतीय संस्कृति की बात करें या महाराष्ट्र की परंपरा की बात करें तो कोई भी व्यक्ति को लगेगा कि फैमिली इकट्ठा आनी चाहिए, साथ में रहनी चाहिए। उद्धव और राज ठाकरे को लेकर सवाल सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी हुए की त्यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया हे राज ठाकरे देतील। मी कशी प्रतिक्रिया देणार आहे? माझा काय संबंध येतो त्याच्यामध्ये? त्याच्यामुळे ते आपापसात ठरवतील। यांनी साथ द्यायचे, त्यांनी प्रतिसाद द्यायचा है कि त्यांनी द्यायचा नहीं है। फडणवीस ने अटकलों पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया, लेकिन शिंदे गुट के बड़े नेता और महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने राज ठाकरे को महायुति में आने का ऑफर दे दिया है। माझी वैयक्तिक तरी इच्छा आहे की नक्कीच राजसाहेबांनी सोबत यावं आणि महायुतीमध्ये येऊन त्यांनी महानगरपालिका निवडणूक लढवावी। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की बात करते हैं, जहां तब हड़कंप मच गया जब अचानक ही 8 से 10 गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई। चश्मदीदों की माने तो किसी गाड़ी का टायर फट गया था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। देहरादून हरिद्वार नेशनल हाईवे पर तब भगदड़ जैसे हालात देखने को मिले जब अचानक ही कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में 8 से 10 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। वही तस्वीरें खुद बता रही हैं कि यह हादसा कितना भयावह था। हादसा देहरादून के छिद्दरवाला रेड लाइट के पास हुआ। चश्मदीदों की माने तो रेड लाइट पर गाड़ियां खड़ी थी, लेकिन तभी अचानक कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। तो गाड़ी से पीछे बड़ी जोर से धक्का लगा है। बस अब क्या बताऊं क्या हुआ है, बस आंख देखा तो पीछे सारा ये हो रखा था। गाड़ियां टकरी आपस में, किसी का शायद कुछ पीछे टायर फटा है, कुछ फटा है कुछ। हादसे की वजह से रेड लाइट पर लंबा जाम लग गया, जहां पर गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम को खुलवाया और हादसे के शिकार गाड़ियों को सड़क के किनारे पहुंचाया। लोगों की माने तो टायर फटने की आवाज आई थी और उसके बाद यह हादसा हो गया। तो यहाँ पे सर खड़ा था तो मैं यहाँ पे एक गाड़ी पीछे से आई तो उसका एकदम से आवाज आई कि जैसे कि टायर फट गया होगा। बाकी गाड़ियाँ रेड लाइट हो रखी थी, खड़ी थी। अच्छा। अब उस गाड़ी का पता नहीं चल रहा कि मतलब वो कौन सी थी। सरेंडर वाले वार को लेकर वहीं राहुल गांधी और बीजेपी नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है, लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने किया है एमएमएस वाला वार। आखिर क्या है ये एमएमएस, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने किया है? मनरेगा में 2015 से मैं काम करती हूँ। सबसे कितने दिन काम करती हैं साल में? साल में हम लोग को बहुत संघर्ष करने के बाद लगभग 15 से 20 दिन के काम मिलता है। हाँ, लेकिन सरकार तो वादा किया है कि 100 दिन का, साल में 100 दिन का नहीं मिल पाता है, क्योंकि किसी भी साल में नहीं मिला। किसी भी साल में नहीं मिला। 15-20 मिलते हैं, बस 15 से 20 मिलता है। बाकी टाइम आप मजदूरी करते हो? हाँ, बाकी काम हम लोग मजदूरी करते हैं। राहुल गांधी गया पहुंचे और महिला संवाद के तहत कई महिलाओं से मुखातिब हुए, उनसे बात की। राहुल गांधी ने माई बहन मान योजना का ऐलान किया। चुनाव जीतने के बाद बिहार में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया और पीएम मोदी पर निशाना साधा। एक एमएमएस थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनके नेतृत्व में यूपीए ने मनरेगा दिया, जिससे करोड़ों गरीबों को रोजगार और सम्मान मिला। और दूसरा एमएमएस है मोदी मॉनिटरिंग सिस्टम, जो गरीब मजदूरों और बहनों से उनका मेहनताना छीन रहा है। ये सिर्फ शोषण नहीं, ये अपमान है।
इस बीच राहुल गांधी ने चुनाव में मैच फिक्सिंग वाले अपने आरोप को फिर से दोहराया है। इसी साल बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं और राहुल गांधी ने पोस्ट किया है कि 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव धांधली का ब्लूप्रिंट था। चुनाव में धांधली मैच फिक्सिंग जैसी होती है, यानी धोखाधड़ी से जीत। वो भले ही जीत जाए, लेकिन इससे लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर होती हैं। हर जिम्मेदार नागरिक को सबूतों से खुद देखना चाहिए, जवाब मांगना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र की ये मैच फिक्सिंग अब बिहार में भी दोहराई जाएगी और फिर ये मैच फिक्सिंग वहां भी जहां जहां बीजेपी हार रही होगी। मैच फिक्स किए गए चुनाव लोकतंत्र के लिए जहर है। ये है राहुल गांधी का पोस्ट जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो बिहार चुनाव से पहले ही ये सियासी बवाल, राहुल गांधी के इस पोस्ट के बाद उस सियासी बवाल में और उबाल देखने को मिल रहा है, जहां मैच फिक्स किए गए चुनाव को लोकतंत्र के लिए राहुल गांधी जहर बता रहे हैं और बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसी साल से अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनावी परीक्षा में जाने से पहले कांग्रेस बिहार में तेजी से सियासी पिच पर प्रैक्टिस कर रही है और इसका जिम्मा खुद राहुल गांधी ने उठाया हुआ है, जिन्होंने न सिर्फ पीएम मोदी पर निशाना साधा बल्कि नीतीश सरकार पर सवाल उठाते हुए बिहार को देश की क्राइम कैपिटल तक बता डाला। पुराना डेफिनेशन सत्य, न्याय और अहिंसा की जमीन, नया डेफिनेशन क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बिहार। तो देखिए कहां से कहां पहुंच गए आप लोग। इसके लिए राहुल गांधी ने नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार को जिम्मेदार ठहराया, जिसके बाद जोरदार सियासी वार पलटवार शुरू हो गया। जो बिहार को बर्बाद किया, उसके साथ गलबहियां करके जो बिहार में नरसंहार, हत्या, अपहरण, लूट बलात्कार का उद्योग चलाया, उसके साथ सत्ता में बैठ कर करके कैसे बिहारियों को अपमान किया। इस मानसिकता के लोग सिर्फ सत्ता की लोलुपता में ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं। लाचार नजर आ रही है और सरकार जो है पता नहीं कौन सा नशा करके सोई हुई है, अचेत अवस्था में है कि किसी को अब इसको महाजंगल राज ना कहा तो क्या किया। यादव जी ने 15 साल तक बिहार को लूटने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया, जातीय हिंसा कराने का काम किया और आजकल उनके युवराज भी जाति देखकर अपराधी के यहां पहुंचने का काम करते हैं। वहीं राहुल गांधी पर किया है गिरिराज सिंह ने पलटवार। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू के बल पर कांग्रेस बिहार में चुनाव लड़ रही है। लालू के आतंक को बिहार भूला नहीं है। बिहार में दोबारा एनडीए की सरकार बनेगी, ये कहना है गिरिराज सिंह का। राहुल गांधी जी जिनके बल पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, लालू यादव के बल पर, लालू यादव के राज में शाम को घर से निकलता था, माँ कहती थी बउआ घर आ जइहा सूरज डूबे से पहले, सांझ होवे से पहले। वो जमाना था जो पति पत्नी नवविवाहिता को उतार लिया जाता था और गाड़ी छीन लिया जाता था, शोरूम से गाड़ी निकाल लिया जाता था, अपहरण होता था। आज जो भी गुंडे इस वारदात को किसी के कहने पे करते हैं, कुछ लोग साजिश भी कर रहे हैं 1 साल से कि माहौल खराब करे, उसको पुलिस सजा भी दे रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में तोमर ब्रदर्स की सूदखोरी के काले कारोबार पर पुलिस ने शिकंजा कसा है तो करोड़ों का खजाना मिला। तोमर ब्रदर्स पर आरोप है कि वे लोगों को सूदखोरी के जाल में फंसाते और फिर उनके साथ मारपीट कर उनका फायदा उठाते। जब पुलिस वीरेंद्र और रोहित तोमर पर शिकंजा कसते पहुंची तो तोमर ब्रदर्स के घर से करोड़ों का माल मिला, जिसमें करीब 37 लाख रुपए कैश, 734 ग्राम सोना, 125 ग्राम चांदी, BMW थार और मारुति ब्रेजा कार, ई स्टाम्प, जमीनों के कागजात, नोट गिनने की मशीन के अलावा अवैध रूप से रखी 5 तलवारें,
एक रिवॉल्वर, एक पिस्टल और जिंदा कारतूस मिले। दरअसल पिछले दिनों रोहित तोमर ने रायपुर के एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ मारपीट की थी, जिसकी शिकायत पर पुलिस तोमर ब्रदर्स को पकड़ने पहुंची थी। लेकिन जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो पुलिस के होश भी फाख्ता हो गए। तोमर ब्रदर्स के पास मिले इस खजाने को देखकर हर कोई हैरान है कि अंडे का ठेला लगाने वाला वीरेंद्र तोमर कैसे देखते ही देखते करोड़पति बन गया। तोमर ब्रदर्स का आतंक सिर्फ रायपुर ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में फैला है। इन्होंने अवैध सूदखोरी के जरिए लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया, उन्हें ब्लैकमेल किया और करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। अब एक ऐसी खबर जो हम सबको सतर्क करने वाली है। मामला राजस्थान के कोटा का है, जहां आईसीआईसीआई बैंक रिलेशनशिप मैनेजर ने ग्राहकों के करोड़ों रुपए निकाल लिए। बैंक के श्रीराम नगर शाखा की महिला कर्मचारी ने यह फ्रॉड किया है। रिलेशनशिप मैनेजर साक्षी गुप्ता ने यह करोड़ों का फ्रॉड किया है। साक्षी ने बैंक के 110 से भी ज्यादा खातों से ये पैसे निकाले। 2.5 साल में ग्राहकों के 4,58 लाख रुपए साक्षी ने निकाल लिए। साक्षी ने ग्राहकों के बैंक में गलत मोबाइल नंबर दर्ज किए। ऐसा करने से ट्रांजैक्शन के मैसेज ग्राहकों को नहीं जाते थे। बैंक मैनेजर ने आरोपी साक्षी के खिलाफ केस दर्ज कराया। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने साक्षी को अरेस्ट कर लिया है। तो यहां रिलेशनशिप मैनेजर साक्षी ने ही किया है करोड़ों का फ्रॉड। 2.5 साल में ग्राहकों के 4,58 लाख रुपए निकाल लिए। ग्राहकों के अकाउंट डिटेल में गलत मोबाइल नंबर रजिस्टर किया ताकि जब भी ट्रांजैक्शन हो तो उनको पता नहीं चले, उनको मैसेज ना मिले। साक्षी गुप्ता द्वारा 41 खातेधारकों के 110 बैंक अकाउंटों की ओडी अकाउंट खोलकर फ्रॉड किया है और फ्रॉड करके ग्राहकों का पैसा 4,58,82,663 रुपये का गमन किया है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया गया। दौरान अनुसंधान बैंक का रिकॉर्ड प्राप्त किया गया। साक्षी को उसके पीयर रावतबाटा से गिरफ्तार कर अनुसंधान किया गया। उसके द्वारा काम में लिए गए मोबाइल व लैपटॉप को जब्त किया गया। वहीं यूपी के सहारनपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। अपाचे हेलीकॉप्टर रूटीन अभ्यास के लिए उड़ा था, तभी तकनीकी खराबी आ गई और आनन फानन में अपाचे हेलीकॉप्टर को खेतों में उतारना पड़ा। इस दौरान हेलीकॉप्टर में सवार दोनों पायलट ने सूझबूझ दिखाई, जो हेलीकॉप्टर में भीड़ से अलग एक ऐसे खाली मैदान में ले गए जहां खतरा कम था। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ और दोनों पायलट पूरी तरह सुरक्षित हैं। हेलीकॉप्टर जैसे ही खेतों में उतरा, स्थानीय ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए। ये घटना यमुना तटवर्ती गांव जोधेबांस में हुई। आपको बता दें कि अपाचे लड़ाकू विमान, पायलट इससे रूटीन अभ्यास करते रहते हैं और आज भी इसी तरह का अभ्यास किया जा रहा था, लेकिन तभी तकनीकी खराबी आ गई। हालांकि थोड़ी देर बाद ही पायलट हेलीकॉप्टर को सहारनपुर एयरबेस ले गए।